अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स के लॉजिकल एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें से 4 या 5 एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारे पास एमडीकेट का टेस्ट हो या हमारे पास लेक्चरर एसएस का टेस्ट हो, या कहीं पे भी क्वेश्चंस लाजमी इसके से पूछे जाते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी पॉइंट्स आपको बता दूं कि कौन सी एरियाज केमिकल काइनेटिक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, जो केमिकल काइनेटिक्स होता है इसके रेट कांस्टेंट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रेट कांस्टेंट्स क्या होता है। उसके बाद इसके आर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फर्स्ट आर्डर, सेकंड आर्डर, थर्ड आर्डर ऑफ रिएक्शंस, या जीरो या फ्रैक्शन आर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो इसका रेट कांस्टेंट्स का यूनिट होता है, वो रेट जो हमारे पास होता है उसका यूनिट डिपेंड्स अपॉन द आर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड्स करता है। फर्स्ट आर्डर जीरो का या हमारे पास सेकंड थर्ड का यूनिट क्या होगा कि डिफरेंट होगा। लेकिन इसका जो जर्नल यूनिट हम रेट का यूज़ करते हैं वो होता है कि वैसे आपको मालूम है कि रेट जो हमारे पास मेजरमेंट्स किया जाता है वो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइड बाय टाइम के साथ, चेंज इन टाइम के साथ। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज को। लॉजिकल एमसीक्यूज है कि व्हिच चेंज इन कंडीशंस इन द हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस एक ऐसा हमारे पास रिएक्शंस जो फॉर्मेशंस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो हेबर प्रोसेस में रिजल्ट इन डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। हम हेबर प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए कौन सी कंडीशंस अप्लाई करते हैं? क्या हम इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या इंक्रीजिंग प्रेशर, या इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, या यूजिंग कैटलिस्ट? तो आपको ये पॉइंट्स हमेशा याद रखनी चाहिए। कैटलिस्ट को डिक्रीज करने के लिए ना तो कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ना तो टेम्परेचर की, ना तो प्रेशर की। जस्ट कैटलिस्ट ही होता है जो एक एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद व्हिच चेंज विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शंस। कौन सी हम चेंजिंग करेंगे जो स्पीड ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने के लिए बिटवीन 1 मोल ऑफ ईच ऑफ 2 गैसेस। देखिए, 2 गैसेस का आपस में रिएक्शन करवाया है, 1 मोल ऑफ ईच, हर एक गैस का 1 मोल है। उसके रिएक्शंस को स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमारे पास अ डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट? बिल्कुल भी नहीं। अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे डिक्रीज, तो रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शंस इन फ्लास्क। ये पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शंस इन द फ्लास्क। जो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वो क्या है? करेक्ट है। अब इसका क्यों ऐसा देखें। जब आप एक गैसेस का वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं फ्लास्क में, तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो जाते हैं, और जब कंप्रेस हो जाते हैं तो उनका प्रेशर क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो गैसेस में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रेट क्या होता है कि हमारे पास इंक्रीज हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शंस इन द फ्लास्क में, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड के साथ। एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आपने क्या करवाया, ये H2 हमारे पास SO4 को किसके साथ? कॉपर, ये हमारे पास ऑक्साइड के साथ। उसके बाद तो फॉर्म उनमें से जो बन रहा है वो कॉपर सल्फेट इन वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें से क्या बना? एक हमारे पास CuSO4 बना, प्लस में H2O वाटर बना। कह रहा है कि व्हाट वुड नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस। इनमें से क्या ऐसा होगा जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा? देखिए ऑप्शंस में
द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 वो तो उसको डिक्रीज कर देगा, इंक्रीज भी कर देगा। आप कम करेंगे या इंक्रीज करेंगे क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड्स करता है रेट। द प्रेशर एट विच रिएक्शन टेक प्लेस, अब इस ऑप्शन को देखना। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द कॉपर ऑक्साइड या द टेम्परेचर एट रिएक्टिंग मिक्सचर। देखिए H2SO4 भी लिक्विड, कॉपर ऑक्साइड जो भी हमारे पास सॉलिड, उसमें से कॉपर सल्फेट सॉलिड बना, H2 वाटर बना। प्रेशर हमेशा गैसेस को चेंज करता है, लिक्विड सॉलिड को चेंज नहीं करता, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी था, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारे पास सी, इंक्रीज इन प्रेशर हमारे पास, और दूसरा हमारे पास था डिक्रीज टेम्परेचर। तो ये वाला एमसीक्यू कि हमारे पास यहाँ पे कह रहा था कि जो हमारे पास द टेम्परेचर रिएक्टिंग मिक्सचर, द साइज ऑफ पार्टिकल्स, या हमारे पास जो ऑप्शन नंबर्स में ये हमारे पास पूछ रहा था कि द प्रेशर एट विच रिएक्शन टेक प्लेस। तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि जो प्रेशर है वो इसको अल्टरनेट नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। उसके बाद which factor that decrease the activation energy of the reactions, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए हम कौन सा फैक्टर यूज करते हैं? अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया, आप यहीं पे जवाब बता चुके होंगे। कौन सा? एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। कंसंट्रेशन कैटलिस्ट को चेंज नहीं करता, प्रेशर कैटलिस्ट को चेंज नहीं करता, टेम्परेचर कैटलिस्ट को चेंज नहीं करता। ओनली कैटलिस्ट होता है जो कैटलिस्ट को क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आगे बताता हूं। उसके बाद when an excess of calcium carbonate is added to the dilute HCl, the reactions हमारे पास gradually क्या हो रहा है कि become slower and हमारे पास finally stop। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करवाया किसके साथ? एक डाइल्यूट HCl के साथ, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया? रिएक्शन स्लो होता जा रहा था। फिर एक टाइम आया कि पूरा रिएक्शन स्टॉप हो गया। क्वेश्चन कौन है कि ऐसा क्यों हमारे पास? विच स्टेटमेंट बेस्ड एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इन इनसॉल्युबल लेयर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड्स इज फाउंड इन कैल्शियम कार्बोनेट, या हमारे पास द पीस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास हो रहा है वो क्या ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर हो रहा है, या हमारे पास द कैल्शियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड बाय द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, या हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू द जीरो। देखिए यहाँ पे HCl हमने लिया है एक डाइल्यूट फॉर्म में, तो जब हमारे पास ये ब्रेकडाउन होता जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, तो स्पीड क्या होगी? खत्म, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज। जब ये पूरे HCl के H+ आयंस रिलीज हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो डी था वो क्या था हमारे पास? करेक्ट था। कि इसमें जो हमारे पास ऑप्शन नंबर वाला डी वाला कौन सा? कि जो हमारे पास इसमें HCl के जो हमारे पास होते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ HCl ग्रेजुअली रिड्यूस टू द हमारे पास जीरो। ऑप्शन नंबर डी इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट इन द क्लोज्ड कंटेनर, N2 को 3H2 के साथ रिएक्शन करवाया तो अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो रही है, हेबर बोश प्रोसेस होता है। हाउ डू यू स्पीड अप द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस? इस फॉरवर्ड रिएक्शंस को भी बैकवर्ड रिएक्शंस को भी कैसे हम स्पीड अप करेंगे? रिएक्शन चेंज इन द हमारे पास इफ द प्रेशर इंक्रीज बट टेम्परेचर कीप कांस्टेंट। आप प्रेशर को क्या करें कि इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को कीप कांस्टेंट कर रहे हैं। तो हमेशा बात याद रखें, जब टेम्परेचर कम होगा प्रेशर इंक्रीज होगा, और दोनों के दोनों गैसेस रिएक्टेंट्स भी प्रोडक्ट्स भी, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए था कि स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इंक्रीज और स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शंस इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। दोनों की स्पीड बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर रेट को इंक्रीज कर रहा है, फॉरवर्ड को भी बैकवर्ड को भी। ऑप्शन नंबर बी में था डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, चेंजिंग आएगी रेट के अंदर। डिक्रीज
फॉरवर्ड, रिवर्स, इंक्रीज नहीं। डिक्रीज हमारे पास स्पीड ऑफ फॉरवर्ड डज नॉट चेंज, तो ऑप्शन नंबर ए इज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें यूनिट पूछ रहा है फर्स्ट एमसीक्यूज में। यूनिट काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए यूनिट हमारे पास कौन सा होता है? तो यूनिट्स वाला मैंने लेक्चर में ट्रिक भी बताया था कि ये हमारे पास मोल लीटर, इसको आप क्या करें कि ब्रैकेट के अंदर रखें और सेकंड्स को आप ब्रैकेट में नहीं रखें। पावर में 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो भी हो, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट होता है 1 में से 1 0 हो जाता है जवाब हमारे पास। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो जवाब हमारे पास 1 बचेगा। तो इस वजह से मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स हमारे पास क्या होता है, किसका यूनिट होता है? सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का। फर्स्ट का यूनिट आपको आना चाहिए, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फ्रैक्शंस का, 0 का आना चाहिए आपको। Which factor does not affect the rate of reactions? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट नहीं करता? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक एंड लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैटलिस्ट चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके रेट भी चेंज हो जाता है। कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक मास इफेक्ट नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, चाहे हमारे पास ज्यादा हो चाहे हमारे पास कम हो, एटॉमिक मास डिपेंड्स नहीं करेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस? कि एक हमारे पास टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है? क्या उसको इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या नो चेंज या डिपेंड्स ऑन द रिएक्शंस? देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन द किसके ऊपर? एक हमारे पास कैटलिस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे नो चेंज हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शंस डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए। जब आप रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो रहा है कि डबल हो रहा है, कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए हमारे पास क्वाड्र रिपल हो रही है, 4 बार आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस रिपीट टू ए इज हमारे रिस्पेक्ट टू एज, ए के हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा? 0, हाफ, या हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा? सेकंड, थर्ड, या हमारे पास 2। देखिए जब आप 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास डबल इंक्रीज हो रहा है। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा। अगर 1 टाइम इंक्रीज तो 1 टाइम हमारे पास रेट बढ़ता तो फर्स्ट, अगर 2 टाइम्स हम बढ़ाते और 4 टाइम्स बढ़ जाता तो हम कहते कि हमारे पास डबल है। तो ये हमारे पास हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। उसके बाद जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एक्स हैबिट, जो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है वो किस के हिसाब से होता है? ए कांस्टेंट रेट के ऊपर डिपेंड्स करता है या रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड्स करेगा? जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है, ये भी आप देखें। या एक्सपोनेंशियली हमारे पास इंक्रीजिंग द रेट के ऊपर, या रेट हमारे पास डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर के ऊपर? नहीं, रेट कांस्टेंट्स के ऊपर। रेट कांस्टेंट ही हमें बताता है कि कौन सा हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, कि अगर रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से हमारे पास डबल हो रहा है या हाफ हो रहा है या हमारे पास कितना टाइम्स या सेम का सेम रहा है, तो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स करता है सन की लाइट के ऊपर, रेडिएशंस के ऊपर, तो हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। उसके बाद कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ हमारे पास चेंज रिएक्शंस, कि हमारे पास क्या इफेक्ट नहीं करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स डिपेंड्स करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, कैटलिस्ट डिपेंड्स करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड्स नहीं करता। जैसे ऊपर कहा कि मास के ऊपर डिपेंड्स नहीं करता, ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शंस डेंसिटी के ऊपर डिपेंड्स नहीं करता। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है इज द, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मैंने कहा था ना, आगे जाकर बताता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी
क्या एनर्जी रिक्वायर्ड टू द ब्रेक बॉन्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट्स के बॉन्ड ब्रेक डाउन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू द स्टार्ट रिएक्शंस। बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये एक हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो एक रिएक्शंस को स्टार्ट करने में यूज करते हैं, हम उसको नाम देते हैं किसका, एज एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये थे हमारे पास एक लॉजिकल केमिकल काइनेटिक्स में से क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें से थोड़े से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनके हिसाब से आपको कुछ एरियाज मैंने बताया उनको भी आप क्लियर करना। अगर हाफ लाइफ में से एमसीक्यूज आ जाए, आरएनएस इक्वेशंस में से आ जाए, तो उनको भी आप देख लेना। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरीज, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।